जय हिंद प्यारे साथी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारे इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक होने वाला है सेल टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ सेल, यानी कोशिका का प्रकार। यदि कोशिका के बारे में आप जानते हैं तो कोशिका से संबंधित आगे भी बातें आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। कोशिका के बारे में बहुत आसानी तरीका से आप जानते होंगे कि यहाँ पर जितने भी जीव हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिकाओं का मतलब छोटा सा इकाई, और वही कोशिका उसके शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। नियंत्रित करना मतलब सभी कार्यों को संपन्न करती है, उसे ही तो कोशिका कहा जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पे बहुत प्रकार के जीव हैं। एज लाइक आप छोटे छोटे जीवों से लेकर के बड़े बड़े जीवों तक बात कीजिए, तो क्या सभी जीवों की कोशिकाएं एक प्रकार की होती है क्या, और एक जैसी होती है क्या? तो उन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छा तरीके से, ठीक है। तो यदि मैं सेल का प्रकार बताऊं तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की होती है? तो सबसे पहला प्रकार जो होता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोट्स कोशिका, ठीक है। पहला कौन सा प्रकार होता है भाई? तो पहले प्रकार को बोला जाता है प्रोकैरियोट कोशिका, प्रोकैरियोट सेल। और यदि मैं दूसरा बात बताऊं तो दूसरा कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो दूसरा जो प्रकार होती है वो होती है यूकैरियोट कोशिका। यानी कि यह बात बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुख्यतः दो ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही है। हाँ, जीव अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ अलग है, हमसे भी बहुत अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। वहाँ पे ऐसा बात नहीं। आप पढ़िएगा जैव विविधता, तो वहाँ पे बहुत अनेकों तरह के आपको जीव देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत अजीब अजीब तरह के जीव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सभी का जो जीवों का शरीर होता है वो कोशिका से ही मिलकर बना होता है। बेसिकली ये बात बताए कोशिका का, तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोट कोशिका, दूसरे कौन सी यूकैरियोट कोशिका। अब बात आती है कि प्रोकैरियोट कोशिका किन में पाई जाती है, आखिर इन दोनों कोशिका में क्या अंतर हो सकता है, तो उन सभी बातों को भी हम रिकवर करेंगे। प्रोकैरियोट कोशिका को हिंदी में बोला जाता है पूर्व केंद्र की कोशिका। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, बोला जाता है पूर्व केंद्र की कोशिका। यदि आप यूकैरियोट को हिंदी में बात कीजिएगा तो यूकैरियोट सेल को हिंदी में बोला जाता है सुविकसित कोशिका, या इसी को कहा जाता है पूर्ण विकसित। समझ में आई बात है क्या? मतलब कि प्रोकैरियोट्स का बात करें तो पूर्व, पूर्व का मतलब सबसे पहले इनके बारे में बात बताई जाए तो यहाँ पर धरती पर ऐसी कोशिका जो है प्रोकैरियोट कोशिका, वो सबसे पहले धरातल पर यही आई थी। इसके बाद यूकैरियोट कोशिका आई थी। अब प्रोकैरियोट्स को पूर्व का मतलब बहुत पहले आ गई थी, बहुत पहले। ऐसे तो और इनमें आपको डिफरेंसेस मिलेंगे पढ़ने के लिए, हम लोग जानेंगे, लेकिन इसका मतलब भी समझिए, पूर्व का मतलब बहुत पहले आ जाना। और जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट्स को बोला जाता है सुविकसित या तो पूर्ण विकसित। पूर्ण विकसित का मतलब प्रोकैरियोट से बहुत ज्यादा डेवलप होती है कौन सी कोशिका? यूकैरियोट कोशिकाएं होती है, ठीक है। अब बात बताया जाए कि आखिर ये कोशिकाएं किनमें पाई जाती है और वो कोशिकाएं किनमें पाई जाती है, तो आगे चल करके आप पढ़िएगा। यहाँ पर जितने भी जीव है ना, उन सभी जीवों को समूह में बांटा गया है, और यहाँ पे मुख्यतः चार या पांच प्रकार के समूहों में बांटा गया। कौन कौन से समूह बांटे गए तो उनको आपको बातें बता दी जा रही है। जैसे सुनिएगा, सबसे पहला समूह आता है जिसे कहते हैं किंगडम मोमिनेरा। दूसरा आते हैं प्रोटिस्टा। तीसरा आते हैं फंगी। चौथा आते हैं प्लांटी। और पांचवा आते हैं एनिमेलिया।
मतलब समझने वाली बात है कि यहाँ पर जितने भी जीव आप देख पाते हैं, छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े जीवों को, उनको एज ए ग्रुप में बांट दिया गया ताकि स्टडी करने में बहुत आसानी हो। तो सबसे पहला जो समूह आता है, उस समूह या तो उस जगत बोला जाता है, जगत का मतलब होता है किंगडम। यहाँ पे जो सबसे पहला जगत आता है उसका नाम है मोनेरा, दूसरा जगत का नाम पढ़िएगा प्रोटिस्टा, तीसरे जगत का पढ़िएगा फंगी यानी कि कवक जगत बोला जाता है, चौथा जो जगत आती है उसे बोला जाता है प्लांटी यानी कि पौधे का जगत, और पांचवा जो जगत आता है उसे कहते हैं एनिमेलिया, और हम लोग कहीं ना कहीं एनिमेलिया किंगडम में ही आते हैं। तो अब बात बताया, जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है ना, वह मुख्य रूप से मोनेरा जगत के अंतर्गत आती है। किस जगत के अंतर्गत आती है भाई? तो जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आती है। बाकी ये जो चार किंगडम बच गए, कौन कौन से? प्रोटिस्टा हो गए, फंगी हो गए, प्लांटी हो गई और एनिमेलिया हो गए। ये सब जो आते हैं वो आते हैं यूकैरियोट कोशिका के अंतर्गत, मतलब कि इनके शरीर के अंदर यूकैरियोट कोशिका पाई जाती है। तो यहाँ तक आपको बातें पता चल गया होगा कि मोनेरा जगत के अंतर्गत जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके अंदर पाई जाती है प्रोकैरियोट कोशिका, मतलब कि बहुत पुराना कोशिका पाया जाता है, और बहुत पुराना कोशिका है तो पूरा पूरा तो विकसित होगा नहीं। इसी प्रकार सॉरी इसी प्रकार से यदि मोनेरा जगत को छोड़ाकर आप चारों किंगडम का बात कीजिएगा, चारों जगत का बात कीजिएगा, तो चारों जगत में पाई जाती यूकैरियोट कोशिका है, जो कि आधुनिक पाई जाती। इसे विकसित कोशिका भी बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कोशिका ज्यादा डेवलप होती है, बहुत अच्छा डेवलप होती है। ऐसे तो हम लोग डिफरेंसेस पढ़ेंगे आखिर दोनों में क्या अंतर होते, यहाँ तक बातें आपको समझ में आया होगा। अब आपको आगे चल करके पता चलेगा कि आखिर प्रोकैरियोट कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, यूकैरियोट कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो बहुत कुछ बातें आप आगे चल करके पढ़िएगा जब मोनेरा किंगडम पढ़ लीजिएगा तब। अभी केवल ध्यान देना है कि मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, तो प्रोकैरियोट कोशिका वाले जीव आते हैं, और जितने भी चार जगत हो जाते हैं वो सभी के अंतर्गत यूकैरियोट कोशिका वाले जीव आते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आया होगा। अब सिंपल सा डाउट यही सता रहा होगा कि आखिर प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका दोनों एक दूसरे से अलग कैसे, हम कैसे अलग कर पाएंगे? तो उनके बीच में कुछ अंतर है, इन अंतरों को आप समझ लीजिएगा तो बहुत आसानी तरीका से आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट कोशिका को अंतर कर पाइएगा। सबसे पहला अंतर की इसमें बना करके दिया हुआ, ठीक है, इनमें से आसानी तरीका से एक एक अंतर करके हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहली बात है तो एक तरफ लिखा हुआ प्रोकैरियोट कोशिका, राइट, और दूसरी तरफ यूकैरियोट कोशिका। ऐसे तो नॉर्मली आपको प्रोकैरियोट्स को हिंदी में भी प्रोकैरियोट्स ही कह सकते हो और यूकैरियोट्स को यूकैरियोट्स भी कहा जाता है, लेकिन जाकर के और आप हिंदी में बातें करना चाहें, हिंदी में समझना चाहें, तो प्रोकैरियोट्स को पूर्व केंद्र की बोला जाता है और यूकैरियोट्स को क्या बोला जाता है? सुविकसित केंद्रक या तो सुविकसित कोशिका बोला जाता है। तो यहाँ से आपको बातें पता चल चुका होगा कि हम लोग के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो यूकैरियोट कोशिका। प्लांट के अंतर्गत कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो यूकैरियोट कोशिका। मतलब सिंपल सा बात बताएं तो मोनेरा को छोड़ाकर जितने भी जीव हैं यहाँ पर सभी के अंदर यूकैरियोट कोशिका पाई जाती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होती है? तो सबसे पहली विशेषता, यदि केंद्रक का बात किया जाए तो केंद्रक क्या होती है उसको पहले समझते हैं। आखिर केंद्रक पता नहीं है तो आप इसके बारे में कैसे जान सकते हैं? तो सामान्यतः ऐसे माना जाता है कि मान लिया जाए एक कोशिका है, ठीक है, कोशिका के प्रायः मध्य में, जितने भी कोशिका हैं, कोशिका के सामान्यतः मध्य में एक छोटा सा संरचना पाया जाता है जिसे बोला जाता है केंद्रक। केंद्रक का मतलब केंद्र में पाया जाना। लेकिन हाँ, यदि प्लांट सेल का बात कीजिए तो प्लांट सेल में केंद्रक थोड़ा सा हट करके पाया जाता है एज, लेकिन केंद्रक तो होता है ना। ये तो बातें हमको समझ में आ रही है, सुनिए अब ध्यान से। अब दोनों के जो बीच में पाया जाता है वो एक गोलाकार संरचना मिलता है जिसे कहते हैं केंद्र। केंद्र का क्या काम होगा? तो केंद्र क्या करता है कि पूरा कोशिका को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार से हमारे पूरे बॉडी जितने भी जीव हैं सभी बॉडी को जितने भी बॉडी है यानी कि हमारे बॉडी को पूरा नियंत्रण सिस्टम किसके पास है? तो ब्रेन के पास है। उसी प्रकार से कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन होता है? तो केंद्रक होता है। तो केंद्रक की बात बताई जाए तो प्रोकैरियोट कोशिका में अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित का मतलब क्या होता है? कि नहीं पाया जाता है।
अब ऐसा कहना कैसे है भाई, आपका भी कहना होगा कि क्या इसमें केंद्रक नहीं पाई जाती है, तो ऐसा बात है कि इसमें तो पाई जाती है, लेकिन बात रही कि इसके ऊपर झिल्लियां नहीं पाई जाती है। जैसे कि आप पढ़िएगा, जितने भी सेल के अंदर कोशिका अंग पाए जाते हैं, जैसे कि केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, लाइसोसोम हो गई, इसके बाद राइबोसोम हो गया, गोल्गी उपकरण हो गए, बहुत सारे कोशिका अंग आपको पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर आवरण पाई जाती है। आवरण का मतलब झिल्ली, जैसे कि आप पढ़े होंगे ये जो कोशिका के ऊपर आवरण मिलती है उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। उसी प्रकार से इसके अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। इनमें से कई ऐसे कोशिका अंग हैं जिनके ऊपर दोहरा आवरण मिलता है, तो किन्हीं के ऊपर एक आवरण मिलता है, तो किन्हीं के ऊपर मिलता ही नहीं। लेकिन बात रही कि प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर जितने भी आवरण मतलब जितने भी कोशिका अंग होते हैं ना, उनके ऊपर आवरण मिलता ही नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे जब केंद्रक को देखा जाता है प्रोकैरियोट कोशिका के अंतर्गत, तो उनमें अनुपस्थित दिखाई देता, मतलब कि मिला हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म क्या है, तो कोशिका के अंदर चिपचिपा सा द्रव पाया जाता है जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य बोला जाता है। समझ में आई होगी बातें। तो इसमें पता ही नहीं चलता है कि केंद्रक है भी कि नहीं, इसी कारण से इसमें माना जाता है कि अनुपस्थित है। अनुपस्थित का मतलब पाया नहीं जा रहा। समझ में आया बात। और इसी को कहीं ना कहीं न्यूक्लियोइड कह देते हैं। ठीक है, यूकैरियोट का बात करें तो यूकैरियोट में उपस्थित होता, उपस्थित का मतलब पाया जाता है, तभी तो बोला गया सुस्पष्ट। सुस्पष्ट का मतलब इनमें पूरा पूरा तरीका से विकसित पाया जाता है। आपको पहले ही बताया गया था कि हम लोग में जो कोशिका है वो यूकैरियोट है, और यूकैरियोट कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट से बहुत अच्छा विकसित होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं विकसित होती है। और इनमें जो केंद्रक पाया जाता है इनके ऊपर आवरण पाई जाती है, और आवरण भी एक आवरण नहीं, उसमें दो आवरण मिलता है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। ठीक है, अब पढ़िएगा केंद्रक एक करके तो बहुत अच्छा से आपको मिलेगा, बट अभी ध्यान देना है, अभी हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका के अंतर्गत ऐसे मतलब डिफरेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट के अंदर ये अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोट का बात करें तो इनमें पाया जाता है और बहुत अच्छा तरीका से पाया जाता है। दूसरा अंतर क्या कह दें, कोशिका अंग, यानी कि यहाँ तो केंद्र का बात किया जा रहा है, दूसरा बोल ही दिया कोशिकांग। कोशिकांग में बहुत सारे कोशिकांग आ जाते हैं। जैसे कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। जैसे कि एक शरीर है, शरीर के अंदर बहुत सारे अंग है, इनको हम लोग ऑर्गन्स कह देते हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे अंग होते हैं और सभी अंग कहीं ना कहीं शरीर के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार से कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं जो कोशिका के लिए स्पेशल काम करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कोशिकांग। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया सब जानते होंगे, लाइसोसोम जानते होंगे, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानते होंगे, गोल्जी बॉडी जानते होंगे, रिक्तिका जानते होंगे, तो ये सब इसके लिए कोशिकांग है। तो वही बोला गया कोशिकांग। जो कोशिकांग होती है प्रोकैरियोट कोशिका में, ये झिल्ली युक्त अनुपस्थित होती है। ये बातें आपको पहले ही बता दिया गया है कि इनमें जो प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर कोशिकांग होती है ये अनुपस्थित होती है। कैसी, तो झिल्ली युक्त पाया जाता है, लेकिन उनके ऊपर झिल्लियां नहीं पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यूकैरियोट कोशिका के ऊपर पाई जाती है। कैसी, तो इनके में झिल्ली युक्त, झिल्ली युक्त का मतलब इनके ऊपर झिल्लियां पाई जाती है। समझ में आया बात क्या। तो ये दोनों में बहुत बेसिक से अंतर होते हैं, अभी और पढ़ेंगे अंतर, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए तो ध्यान बस यही दीजिएगा कि प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग होते हैं वह झिल्ली युक्त अनुपस्थित होते हैं, मतलब उनके ऊपर झिल्लियां नहीं पाई जाती। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दूसरी बात है, यूकैरियोट कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं उनके ऊपर झिल्लियां पाई जाती है। ठीक है, और आगे अंतर चलते हैं। डीएनए, डीएनए का मतलब होता है डाई न्यूक्लिक एसिड, या तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। अब आप इसके बारे में जानते होंगे कि डीएनए क्या करती है, तो माता पिता के गुणों को उनके संतानों में ले जाने का काम करती है। ठीक है, तो अब प्रोकैरियोट का बात करें तो प्रोकैरियोट में डीएनए जो होती है गोलाकार होती है, और यहाँ पे नग्न भी लिखा हुआ, नग्न का मतलब समझिएगा, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा
समझिएगा, ये रहा कोशिका, ठीक है। अब एक कोशिका रहा, एक दूसरा कोशिका यहाँ पे मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब दोनों में क्या है कि एक प्रोकैरियोट कोशिका और एक यूकैरियोट कोशिका है। तो प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर तो कुछ दिखाई नहीं देते, ऐसे सिंपल सा है, सपाट ऐसे केवल होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो भी है ना, तो इनमें कोशिकांग जो है वो इसी में मिला हुआ, पता नहीं चलता क्योंकि इनके ऊपर तो झिल्लियां नहीं पाई जाती। लेकिन केंद्रक का बात किया जाए ना, तो इनमें गोलाकार केंद्रक पाया जाता है, कुछ ऐसा पाया जाता है। राइट, देखने में कैसा फील हो रहा है, गोलाकार हो रहा है। लेकिन हम ह्यूमन का बात करें या तो जितने भी यूकैरियोट कोशिका का बात कर दे, तो उनके अंदर केंद्रक पाई जाती है और केंद्रक के अंदर कुछ ऐसा संरचना मिलता है धागे नुमा, जिसे कहते हैं हम लोग डीएनए। तो वही बोला गया है, जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है उनमें कैसा गोलाकार पाया जाता है, मतलब कि जो डीएनए होती है कैसी होती है, गोलाकार होती है। और यह पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती, जिस कारण से इन्हें नग्न भी बोला जाता है कि नग्न आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए कहते हैं। अब आनुवांशिक पदार्थ निकल ही गया तो सुन लीजिए, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यह माता पिता के लक्षणों को उनके संतानों में ले जाने का काम करती है, जिस कारण से इन्हें कहीं न कहीं आनुवांशिक पदार्थ भी बोला जाता है, क्योंकि आनुवांशिक गुणों को ले जाती है। जैसे कि बात करने का तरीका हो सकता है, और चेहरा का कलर हो सकता है, बॉडी का कलर हो सकता है, चलने का तरीका हो सकता है, बहुत सारे कैरेक्टर को ले जाने का काम जो करती है यही करती है। आप ध्यान दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं संतान के जो लक्षण होते हैं उनके माता पिता से मैच करते हैं, समझ में आया? कुछ ना कुछ मैच करते हैं। अब ये भी नहीं कह रहे कि आपको 100% वैसे ही रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मैच करते हैं, ठीक है। तो वो लक्षण ले जाने का काम किनका है? डीएनए का ही है। इसी का इन्हें आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। यही यदि डीएनए का मैं बात करूं यूकैरियोट कोशिका में, तो यूकैरियोट कोशिका में कैसी पाई जाती? रेखीय। रेखीय का मतलब रेखा के रूप में। ये कैसा दिख रहा है? ऐसे ऐसे रेखा के रूप में ही तो दिख रहा है ना, तो मतलब ये ऐसे पाई जाती, इसमें गोलाकार नहीं रहती है, ठीक है। और इनमें हिस्टोन प्रोटीन के साथ में पाया जाता है। अब ये नया बला कहां से आ गया हिस्टोन के साथ में? तो सुनिएगा ध्यान से, केंद्रक के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब यदि यूकैरियोट कोशिका का बात करें, तो इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते। रीजन क्या रहता है? तो रीजन इस बात का रहता है कि जब यूकैरियोट कोशिका के अंदर जो डीएनए पाई जाती है, यह डीएनए का लंबाई कहीं ना कहीं 2.2 मीटर तक होता है। 2.2 मीटर का मतलब समझ रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा डीएनए पाया जाता है। तो इतना बड़ा डीएनए केंद्रक के अंदर कैसे रह सकता है? तो उसको लपेट करके रखने का काम कौन करती है? हिस्टोन प्रोटीन करती है। जैसे कि आप समझिएगा, एक ऐसा प्रोटीन पाया जा रहा है, अब प्रोटीन के ऊपर डीएनए लबड़ाया हुआ है ऐसे ऐसे, तो बताइए, ऐसे ऐसे लबड़ाया हुआ है तो इसमें 2.2 ही मीटर अट पाएगी, बहुत लंबा भी अट सकता है। इसी प्रकार से इसमें लबड़ाए होते हैं, कौन में? तो यूकैरियोट कोशिका में। लेकिन प्रोकैरियोट कोशिका में यही हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं पाया जाता। ये कौन सा? तो हिस्टोन प्रोटीन, इसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का बात बोला जाए तो प्रोकैरियोट कोशिका में नहीं मिलती है, जबकि यूकैरियोट कोशिका में मिलती है, ठीक है। इसी कारण से इनमें गोलाकार डीएनए पाया जाता है, क्योंकि इनमें जुड़ने के लिए तो कोई संरचना ही नहीं होता है। समझ में आया होगा बात? अगली बातें बताए तो राइबोसोम, आप नाम जानते होंगे। राइबोसोम का बात किया जाए तो प्रोकैरियोट कोशिका में 70S प्रकार का होता है, और यूकैरियोट कोशिका में कितने एस प्रकार के? तो 80S प्रकार के पाए जाते हैं। अब बात आती है कि इनमें 70S और इनमें 80S, एस क्या है? तो एस के बारे में आप पढ़िएगा आगे चल करके, जब राइबोसोम को पढ़िएगा तब। अभी ध्यान देना है कि सिंपल सा राइबोसोम जो क्या काम करती है, तो ये प्रोटीन का निर्माण करती है। अब 70S इसमें पाया जाना मतलब कि मोनेरा जगत के अंतर्गत आते थे। तो इनमें छोटे छोटे जीव आते हैं, जैसे कि मान लिया जाए बैक्टीरिया, जिसको कहा जाता है जीवाणु कहा जाता है, ठीक है। तो इनको एज ए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसी कारण से इनमें 70S का पाया जाता है। और हम लोगों में जो होती है ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिस कारण से हम लोग में कहीं ना कहीं 80S के पाए जाते हैं। 80S थोड़ा सा संरचना बड़ा होता है, समझ में आया बात? अब आगे चलते हैं, अगला बात करें विभाजन का। विभाजन का मतलब आप जानते हैं, कोशिका हमेशा विभाजन करती रहती है। विभाजन का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनती जाती है। क्योंकि आपको भी पता है, जब एक छोटा इंसान होता है तो उसके अंदर नॉर्मल बहुत कम कोशिकाएं होती है। वैसे तो हम भी एक कोशिका से मिलकर बने हैं, और यहाँ पे जितने भी जीव है ना, सभी एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन स्टार्टिंग में एक कोशिका होती है, धीरे धीरे विभाजन कर करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनती जाती है। लेकिन
लेकिन अब आपके मन में डाउट होगा कि एक कोशिका कैसे भाई, तो एक कोशिका का मतलब आपको पता होगा कि एक होता है नर युग्मक जिसे कहते हैं शुक्राणु, और एक होती है मादा युग्मक जिसे कहते हैं अंडाणु। दोनों के फर्टिलाइजेशन मतलब मिलने के बाद क्या बनता है, युग्मक बनता है जिसे कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट कहीं ना कहीं एकल कोशिकीय संरचना होती है। आप रिप्रोडक्शन नामक चैप्टर में पढ़ लीजिएगा ये बातें को, समझ में आया बात। तो अब आती है कोशिका का विभाजन। तो प्रोकैरियोट में बात किया जाए तो इसमें पाया जाता बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब समझिएगा, बाइनरी फिजन का मतलब एक कोशिका से कहीं ना कहीं दो कोशिका तो बन रहा है, लेकिन दोनों कोशिका सेम है। इसका जितना आकार है उतना ही इसका आकार है। बाइनरी का मतलब दो, एक कोशिका से दो बन जाना, इस प्रकार के विभाजन इसमें पाई जाती है। कौन में, तो प्रोकैरियोट कोशिका में। और जो बाइनरी फिजन होता है वह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है भाई, अलैंगिक जनन होता है। और आप पढ़िएगा जनन दो प्रकार का, एक लैंगिक जनन, दूसरा कौन से होते हैं, अलैंगिक जनन। तो बाइनरी फिजन कहीं ना कहीं अलैंगिक जनन होते हैं। इसी प्रकार से जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है उनमें मेनली क्या होती है कि अलैंगिक जनन ही पाई जाती है, ठीक है। अब यूकैरियोट कोशिका का बात करें तो हम लोग में माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। अब ये नाम बड़ी अजीब है। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री। तो हम लोग में दोनों प्रकार का पाया जाता है। मतलब हमारे अंदर कोशिकाएं में रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब सेक्सुअल, ऐसे बोल सकते हैं कि लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन के दौरान क्या होती है कि कोशिका विभाजन होती है समझे। तो लैंगिक जनन में क्या होती है, तो दो प्रकार का विभाजन होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन, समसूत्री का मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बनती है और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। और आपको बहुत अच्छा से पता होगा कि ह्यूमन में एक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जो एक कोशिका से दो कोशिका बनेंगे तो उनमें भी 46 जाने चाहिए, तो जाकर के उसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। और यदि एक कोशिका से चार कोशिका बनते हैं तो उस दौरान 46 का कितना हो जाता है, आधा आधा चले जाते हैं। मतलब हमारे कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र हैं। तो जब समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस का मतलब समसूत्री, ये इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है। माइटोसिस का मतलब लिख लीजिएगा ना पता चले, तो इसे कहते हैं समसूत्री, समसूत्री। और इसे कहा जाता है मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो अर्धसूत्री के दौरान एक कोशिका से चार कोशिका बनते हैं और उनमें आधा आधा गुणसूत्र चले जाते हैं। मतलब 46 का आधा आधा 23 चले जाते हैं। तो इस प्रकार का विभाजन किस में पाया जाता है, तो यूकैरियोट कोशिका में पाई जाती है। अब आपको सबसे बड़ा डाउट ये भी हो सकता है कि क्यों ना ये अर्धसूत्री और समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है। तो जब सेल डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत अच्छा तरीका से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं जो कि लास्ट है, उदाहरण। उदाहरण में बता दिया ही गया है कि मोनेरा जगत के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं सब में प्रोकैरियोट। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं जान लीजिए। बैक्टीरिया, अभी मैंने बात किया था, जिसे कहते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु कहा जाता है। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल को बोला जाता है बीजीए, बीजीए। और बीजीए को बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू का मतलब नीला, जी का मतलब ग्रीन और ए का मतलब एल्गी यानी शैवाल। तो नीला हरित शैवाल होता है, इसे बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसके बारे में बातें जानिएगा। तो ये धरती पर आने वाला सबसे पहला ऐसा मान लिया जाए कि जीव था जो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किया था। प्रकाश संश्लेषण करना मतलब कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन को बाहर निकालना। तो सबसे पहले पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सबसे पहले यहाँ पर पृथ्वी पर ऑक्सीजन बाहर कौन निकाला। तो सबसे पहले ये बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी ही क्या किया था, श्वसन की क्रिया दर्शाई थी, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण। और उस समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन को बाहर रिलीज किया था। मतलब ऑक्सीजन देने वाले सबसे पहले जीव इन्होंने ही, मतलब कि इनको ही बोला जाता है, ठीक है। यदि मैं आप बात की जाए यूकैरियोट कोशिका, तो इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। पादप का मतलब जितने भी पेड़ पौधे ले लीजिए सभी के अंदर यूकैरियोट। इसी प्रकार से जंतु, जंतु का मतलब हम लोग एनिमल से, हमारे अंदर भी कौन सी कोशिका है, यूकैरियोट पाई जाती है। अब आपको हो सकता है कि डाउट हो जाए कि हमारे अंदर भी यूकैरियोट कोशिका और पौधे के अंदर भी यूकैरियोट कोशिका, तो दोनों में क्या अंतर हो सकती है, हम पौधे की भांति क्यों नहीं है। तो उन सभी के लिए एक अलग लेक्चर लेकर आया जाएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पौधे की कोशिका और जंतु की कोशिका दोनों कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। समझ में आई होगी बातें। तो बस आज के इतना ही छोड़ते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। आप लैंग्वेज बना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बातें नहीं। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।